साहित्य को हम मुख्यतः देखते हैं कि 3 रूप में हम उसको बाँट कर अगर हम अध्ययन करें तो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। उर्दू साहित्य को समझने के लिए हम पहले उसे उसका काल विभाजन करते हैं। और प्रारंभिक, जैसे कि कोई भी चीज़ प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक काल में इसको हम विभक्त कर लें, बाँट लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आरंभिक काल में उर्दू काव्य का विकास दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में जो भी काव्य था वो दक्खनी के रूप में, या जिसको हम दक्खनी हिंदी कहते हैं, दक्खनी हिंदी के रूप में दक्षिण भारत में इसका विकास मसनवी शैली में हुआ। मसनवी शैली के रूप में इसका विकास हुआ। मध्यकाल में जब हम देखते हैं उर्दू भाषा को या उर्दू साहित्य को, तो उत्तर भारत में, जैसे कि आरंभिक जो काल है उसमें हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में उसका विकास हो रहा था मसनवी शैली के रूप में, जिसको हम दक्खनी हिंदी कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि मध्यकालीन जो उर्दू साहित्य है उसका जब हम विकास को हम मध्यकालीन दौर में आते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर भारत में उसका जो 2 केंद्र हैं वो दिल्ली और लखनऊ की राजाओं की दरबार में वो कविताएं फल फूल रही थी। उन राजाओं की दरबार में उर्दू जो साहित्य है, उर्दू जो गज़ल है, उर्दू जो कहन है, वो राजा के दरबार में एक बच्चा की तरह वो खेल रहा था और राजाओं का जो है शान व शौकत को और बढ़ाने का काम कर रहा था। मध्यकालीन तक उर्दू कविता मुख्य रूप से गज़ल के रूप में इश्क और हुस्न के तंग गलियारे में अपनी कालाबाजी दिखा रही थी। यह साहित्य सुरा और सुंदरी की तरह लोगों के दिल बहलाव करती रही। जैसे सुंदरी महलों में, या सुंदरी जो होती है जिसको हम नृतंगना कहते हैं, नृतंगना जैसे किसी प्रोग्राम में आती है तो जिस प्रकार से वो लोगों का मनोरंजन करती है, मध्यकालीन उर्दू साहित्य भी राजाओं की महलों में लोगों का मनोरंजन का साधन बन गई थी। प्रेमावृत्ति की प्रधानता रही। इस दौर की जो कविता है उसमें प्रेमावृत्ति यानी प्रेम की वृत्ति को, प्रेम की कथा को, प्रेम की हर रूप को दिखलाना ही इस कविता की मूलभूत पूंजी है। प्रेमावृत्ति में प्रधानता रही जो मनुष्य की मूलभूत पूंजी है। मनुष्य जब से इस धरती पे आया है वो प्रेम करता रहा है और प्रेम पर कविताएं, प्रेम पर साहित्य सदैव लिखी गई हैं और लिखी जाएंगी। अगर हम बात करें आधुनिक काल की, आधुनिक काल में उर्दू का चरित्र बदल गया, नज्म का ज़माना आ गया है ना, जो है हम जब देखते हैं कि आधुनिक काल में जब उर्दू का चरित्र देखते हैं तो बदला हुआ हमें नज़र आता है। वो गज़लों से, उन मनोरंजन, वो राजा के दरबारों से निकल कर वो जो है नज्म पे आ गए। नज्म ने मनुष्य कि व्यापक जीवन संघर्ष, नज्म जो हैं, जैसे प्रेमचंद को आप जब पढ़ते हैं तो उससे पहले कि जब हम लोग उपन्यास कहानी को देखते हैं तो उस पर मनोरंजन लोगों को आश्चर्यचकित में डाल देता है। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, रहस्यवाद आदि पर कहानियाँ लिखी जा रही हैं। ठीक उसी प्रकार से उर्दू में भी प्रेम, इश्क, हुस्न पर मध्यकालीन में काव्य लिखे जा रहे थे। पर जब आधुनिक काल में हम देखते हैं तो नज्म का दौर है, उसका चरित्र बदला हुआ हमें नजर आता है। नज्म जो है वो मनुष्य के व्यापक जीवन संघर्षों को और लोक जीवन की अनेक समस्याओं को तथा उसके यथार्थ से नाता जोड़ लिया। जैसे प्रेमचंद का साहित्य को आप देखिएगा तो इस चीज़ को बेहतर समझ में, यानी कि जीवन के यथार्थ जो पहलू हैं, जीवन में जो संघर्ष हैं, जीवन के जो बहुमुखी जो रंग हैं, उन सभी रंगों पर उर्दू साहित्य अपना दृष्टि डालती है और जीवन की समस्याओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने लगती है। उर्दू काव्य ऐसे मैदान में प्रविष्ट हो गया था जहाँ किसी आश्रयदाता का सहारा दूर दूर तक दृष्टिगोचर नहीं होता था। यानी कि राज दरबार से निकलकर जो
जो उर्दू साहित्य है वो लोक धरातल पर आकर खड़ी हो गई, जहाँ पर ना कोई आश्रय दाता है, ना किसी को खुश करने का जरूरत है। वे अपने ही बाहुल संघर्ष शक्ति और बौद्धिकता का भरोसा था। जीवन के जो रास्ते हैं उन रास्तों में देश, समाज और जीवन की भावभूमि के समक्ष खड़ा उर्दू कभी पलायन का नहीं, संघर्ष का मार्ग चयन कर देश समाज के कदम से कदम मिलाते हुए अग्रसर होने का प्रयासी बन गया था। काव्य प्रवृत्ति के अनुसार विकास के कालों को मसनवी काल कह सकते हैं हम। पहला मसनवी काल, फिर गजल काल और नज्म काल भी कहा जा सकता है। अगर उसको हम प्रारंभिक काल, मध्य काल और आधुनिक काल कहते हैं, तो इसको अगर हम रचना के आधार पर देखें, वृत्ति या प्रवृत्ति के आधार पर देखें, तो हम मसनवी काल है ना, गजल काल और नज्म काल के नामों से हम इसे पुकार सकते हैं, जान सकते हैं। गजल काल में लखनऊ में मर्सिया शोक गीत का विकास हुआ। गजल जो है वो मर्सिया, जो शोक गीत है, मर्सिया उर्दू साहित्य में शोक गीत के लिए कहा जाता है, जो हम शोक के लिए जो गाते हैं। तो मर्सिया शोक गीत का विकास हुआ, किंतु मुख्य प्रवृत्ति यह नहीं थी, है ना। उर्दू भाषा का जन्म एवं विकास उत्तरी भारत के दिल्ली के आसपास हुआ, किंतु साहित्य का सर्वप्रथम उद्गम और विकास दूर दक्षिण भारत में हुआ, जिसे दक्षिणी देशीय काव्य या दक्षिणी उर्दू काव्य या दक्षिणी काव्य से हम पुकारते हैं। उर्दू भाषा एवं साहित्य को प्रारंभ से राजकीय संरक्षण प्राप्त था। उसे शुरू से ही राजा का जो आश्रय है, राजा का आशीर्वाद उर्दू साहित्य पर रहा है, जिससे विकसित प्रतिष्ठित होकर भी जनमानस की आकांक्षा की पूर्ति ना कर सकी बादशाहों ने भी उत्कृष्ट रचनाएं की। अगर उर्दू साहित्य के विकास पर बात करें, जो चीज़ें हमने देखी उनके अतिरिक्त अगर हम देखें तो लगभग 40 मुसलमान कवियों ने मसनवी शैली में जो प्रबंध काव्य है तथा मुक्तब काव्य की रचनाएं की। उसमें हम देखते हैं, अगर हम मसनवी शैली में मुख्य रूप से जिन रचनाकारों को जानते हैं उनमें हम देखते हैं अकबर हुसैनी, निजामी, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह, वजही इत्यादि बहुत सारे नाम हैं, है ना। उर्दू साहित्य का अगर हम मध्यकाल देखें, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन है, क्या है, तो हम देखते हैं कि मध्यकालीन उर्दू साहित्य के विकास में दिल्ली एवं लखनऊ का विशेष योगदान रहा है। इसी के आधार पर मध्यकालीन उर्दू साहित्य को हम दो भागों में मध्यकालीन उर्दू साहित्य को हम दो भागों में विभक्त करके देख सकते हैं। दिल्ली का जो उर्दू साहित्य उसमें देखते हैं दिल्ली में कौन कौन लोग थे। लखनऊ और दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, तो लखनऊ और दिल्ली में कौन कौन थे, है ना। तो उर्दू भाषा की उत्पत्ति दिल्ली के आसपास हुई, किंतु 500 वर्ष तक साहित्य सृजन दिल्ली में चलता रहा। दिल्ली उर्दू भाषा एवं साहित्य का प्रभुत्व बनाए रही। 18वीं शताब्दी में ऐतिहासिक परिवेश में परिवर्तन हुआ। उर्दू भाषा एवं साहित्य में नई चेतना आई। उर्दू भाषा एवं साहित्य का विकास दक्षिण से उत्तर आया। इसका श्रेय वली औरंगाबादी को है। वली औरंगाबादी जो थे, जैसे कि हम हिंदी की जब बात करते हैं या भक्ति काल की बात करते हैं तो रामानंद की बात करते हैं, है ना, कि लाए रामानंद भक्ति द्राविड़ उपजय लाए रामानंद। उसी प्रकार से उर्दू जो साहित्य है, उर्दू जो गज़ल है, वो दक्षिण भारत में दक्षिणी हिंदी के रूप में विकसित हुई और उसे उत्तरी भारत में लाने का जो कार्य है वो वली औरंगाबादी, है ना, के द्वारा हुआ। उन्होंने उर्दू भाषा को दिल्ली में प्रतिष्ठित किया। दिल्ली यात्रा के मध्य वली ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। क्या क्या था? उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार किया तथा उर्दू की लोकप्रियता में वृद्धि की। गजल एवं मर्सिया विधा को मसनवी के समांतर प्रतिष्ठा प्रदान किया। वली औरंगाबादी दिल्ली में वली और उसकी गजलों का अत्यधिक स्वागत हुआ। उसने फारसी के साहित्यकारों को उर्दू लेखन हेतु बाध्य कर दिया। फारसी भाषा के विद्वान कवि
फितरत, उम्मीद, बेदिल, नदीम और आरजू आदि शिष्यों के अनुरोध पर उर्दू के शेर लिखने लगे, जिनमें एक पंक्ति फारसी की तथा दूसरी पंक्ति उर्दू की होती थी। फारसी की कवियों ने स्वाभाविक रूप से दो भाषाओं को काव्य का माध्यम बनाया, जिसमें संयोग से नई भाषा बनने लगी। मुगल सत्ता के प्रभाव घटने का परिणाम स्वरूप फारसी का प्रभाव भी घटने लगा। बादशाह मोहम्मद शाह उर्दू कविता की प्रेमी हो गया। उसी समय नादिर शाह दुर्रानी ने दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत की नींव हिला दी। फारसी कवियों का राजकीय संरक्षण समाप्त हो गया। फलस्वरूप जनभाषा उर्दू को सिर उठाने का अवसर मिल गया। 18वीं-19वीं शताब्दी में उर्दू कविता दिल्ली में खूब फली। फारसी का प्राधान्य होने से जनमानस से दूर रही प्रेम, सौंदर्य और शाश्वत सच्चाइयों की अभिव्यक्ति